दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन एट मौर्य अखिलेश कुमार पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमेशा की तरह ये हमारा टेस्ट सीरीज 5वां एपिसोड होगा, जिसमें फिर आपके सामने लेके आया हूँ। और इस टेस्ट सीरीज को शुरू करने से पहले रोज़ की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं चैनल पे, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ में शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमारे चैनल को और ग्रो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और लोगों तक हमारी पहुंच बनेगी और हम अपने मेहनत को और लोगों तक पहुंचा के उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही हमको और बेहतर करने का मौका मिलेगा, आपका सुझाव मिलेगा, उससे हम और बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो हम लोग इस टेस्ट सीरीज को शुरू करने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। देखिए, पहला क्वेश्चन, कर्टोसिस शब्द क्या प्रदर्शित करता है? द टर्म कर्टोटिस रेफर्स। खासकर बहुत लोगों के लिए ये शब्द नया होगा। खास ये चीज़ें हमें नेट यूजीसी जेआरएफ जैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में मिलता है। ये टीजीटी लेवल का नहीं है, लेकिन ये सब मिक्स रूप से हमने क्वेश्चन को सेटअप किया। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट जो भी है सबके लिए सेट किया गया है। तो इसमें कर्टोसिस शब्द हमारे रिसर्च टॉपिक से उठता है। रिसर्च में कर्टोसिस, जब हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो उस वहाँ पे कुछ दिक्कतें आती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कर्टोसिस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है। कर्व की ऊंचाई को बताता है, कर्व की आकार को बताता है, कर्व की लंबाई और कर्व के स्तर को, इन चारों में से किसको डिफाइन करता है? यानी हाइट ऑफ द कर्व, साइज ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व और एक्सट्रीम ऑफ कर्व। तो देखिए, कर्टोसिस क्या होता है? कर्टोसिस का मतलब होता है कि जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं, किसी भी शोध को पूरा करने के लिए हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है, यानी सूचना की, यानी प्रतिदर्श की ज़रूरत पड़ती है। जो डाटा कहलाता है ना, वो रिसर्च की भाषा में प्रतिदर्श कहलाता है। तो चूँकि जब हम रिसर्च करते हैं, तो जब कोई स्कोर को बराबर करने के लिए घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी करते हैं। तो देखिए, जब हम कोई भी सूचनाओं को या प्राप्त आंकड़ों में बराबर रूप से घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी करते हैं, तो वो हमारा सामान्य प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाता है, यानी सामान्य प्रायिकता वक्र कहलाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम कर्टोटिस शब्द का प्रयोग करें। लेकिन जब उसी सामान्य प्रायिकता वक्र में कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए, तो उससे जो बनता है हमारा वक्र, वो कर्टोसिस कहलाता है। क्योंकि देखिए, सामान्य रूप से ऊपर बढ़ रहा है या घट रहा है, घटा रहे हैं तो ठीक। लेकिन अगर सामान्य रूप से कोई चीज़ वक्र बढ़ रहा है और उसमें कुछ घटा दिया जाए, या तो आप घटाइए दोनों पक्ष में या तो दोनों पक्ष में बढ़ाइए, तो उससे क्या होता है, कर्व में एक असममित अवस्था बनने लगती है। जैसे कि जब बराबर हम घटा रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो उसमें नॉर्मल अवस्था आती, लेकिन अब उसी घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी में कुछ चीज़ें घटाई जाने लगती है या कुछ चीज़ें बढ़ाई जाने लगती है, तो वो असममित हो जाता है। उस सूचनाओं में बिखराव पैदा होने लगता है, असंतुलित की अवस्था बनने लगती है। तो इस अवस्था में जो कर्व बनता है, उसको हम कर्टोसिस कहते हैं। और कर्टोसिस जो होता है, उस आकार की जो हमारा प्रदत्त, यानी कि जो सूचनाएँ होती हैं, उसके बिखराव के आकार को बताने लगता है। तो जब आकार को बता रहा है, तो उसी बिखराव के आधार पर हम कर्व का निर्माण करेंगे। तो वो कर्टोसिस क्या होता है, उस कर्व के आकार को बताने का प्रयास करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है, वो होता है आपका कर्व का आकार। ये चीज़ें यहाँ पे छोटे शब्दों में समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये इन चीज़ों को जब तक पूरी तरह से एक्सप्लेन न किया जाए, तब तक हम मानते हैं कि क्लियर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं अलग से ही 1-2 दिन में वीडियो अपलोड करूँगा, जो पूरी डिटेल इसकी प्रक्रिया होगी, तो आप लोग को बेहतर तरीके से वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर वो चीज़ें करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बंद प्रश्नावली किस प्रकार का होता है? यानी कि क्लोज्ड क्वेश्चनायर जब हम करते हैं, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषता क्या होती है? स्वतंत्र अनुक्रिया का, यानी फ्री रिस्पॉन्स, या नियंत्रित अनुक्रिया में चेक रिस्पॉन्स,
वर्णनात्मक अनुक्रिया यानी डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स या लघु अनुक्रिया का यानी शॉर्ट रिस्पॉन्स होता है। यानी कि एक बंद क्वेश्चनायर हमारे पास आता है, तो उसका उत्तर हम किस प्रकार से देते हैं उसी को बताना है। तो देखिए, बंद प्रश्नावली का मतलब क्या होता है? बंद प्रश्नावली का मतलब होता है एक सीमाबद्ध। बंद का मतलब जैसे आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, तो आपके और बोला जाता है कि आप काम करो, तो आपके एक लिमिट दे दिया जाता है कि इस कमरे के बाहर यानी एक दायरा बना दिया जाता है, इससे बाहर आपको जाना ही नहीं है। इतने में ही आपको एक बेहतर काम का चुनाव करके उसको संपादित करना। वही चीज़ बंद प्रश्नावली होती है कि प्रश्नावली के बाद कुछ आपको शर्त दे दी जाती है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कहे जाते हैं आपको इसी में से चुनाव करके एक बेहतर उत्तर का चुनाव करना है। जैसे ये जो आपके सामने प्रश्न दिख रहा है बंद प्रश्न, ये भी एक बंद प्रश्नावली का एग्जाम्पल है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से सिर्फ आपको एक चुनाव करना है। तो उसमें से हम एक चुनाव करके आपको बता देंगे ये उत्तर सही है। ठीक? इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपके सामने कि क्या चीज़ें हैं, तो उसी को हम बंद प्रश्नावली कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन है स्वतंत्र अनुक्रिया का। हम स्वतंत्र रूप से किसका उत्तर देते? जब आप हमारे सामने कोई प्रश्न इंटरव्यू के तौर पे पूछते हैं और वो प्रश्न क्या होता है, अधूरा होता है, पूरी तरह से वो एक्सप्लेन आप प्रश्न को नहीं कहते कि आप आखिर हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है। तो हम क्या कहते हैं, अपने सोच, अपने विचार, अपने तर्क के अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, तो वो स्वतंत्र अनुक्रिया का उदाहरण होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक? अब हम कहते हैं ऑप्शन डी को देखिए, लघु अनुक्रिया का यानी शॉर्ट रिस्पांस। शॉर्ट रिस्पांस जब हम लोग बीपीएड एमपीएड का एग्जाम दे रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि लघु उत्तरीय प्रश्न शब्द आता था। उसमें क्या होता था, 2-4 लाइन उस प्रश्न के बारे में लिखते थे, यानी कि थोड़ा सा एक लघु वर्णनात्मक शब्द का प्रयोग करते थे। तो ये लघु जो अनुक्रिया उसमें देने का प्रयास करते थे। ठीक? तो ये भी ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि इसमें भी हमें डिफाइन करना पड़ता था, यानी क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता था। ऑप्शन सी है वर्णनात्मक अनुक्रिया। वर्णनात्मक अनुक्रिया का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी प्रश्न को एक वर्णन करें, उसको विस्तार तरीके से बताने का प्रयास करें। जैसे हम लोग बीपीएड एमपीएड का एग्जाम देते समय कहा गया कि आप 50 शब्दों में या अधिक से अधिक 500 शब्दों में इसको बताने का प्रयास कीजिए। तो क्या हुआ, उस विषय के बारे में हम पूरी जितनी भी उसकी लेखा जोखा होता है सबको लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। वो वर्णनात्मक अनुक्रिया हो जाती है। ठीक? लेकिन जो इस तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। लेकिन जो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है नियंत्रित अनुक्रिया का। नियंत्रित अनुक्रिया ये बताती है कि आपको एक दायरा दिया गया है, उसी दायरे में ही आपको काम करना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। और बंद प्रश्नावली में भी हमें जो होता है एक प्रश्न पूछ दिया जाता है, उसमें हमें यस या नो जैसे शब्दों का प्रयोग करके उत्तर दिया जाता है। यानी कि हमें यस और नो ही बताना है, उसके आगे हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं बताना है। तो वो आपको नियंत्रित अनुक्रिया यानी कि चेक रिस्पांस के रूप में हमें उत्तर देना पड़ता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नियंत्रित अनुक्रिया का चेक रिस्पांस है। अब प्रश्न संख्या 3 आता है, कूपर का परीक्षण मापता है। कूपर टेस्ट क्या होता है? ये कूपर टेस्ट की बात करता है। ये टेस्ट मेजरमेंट का प्रश्न बनता है। ऑप्शन है वायवीय क्षमता यानी एरोबिक कैपेसिटी को मेजर करता है, स्ट्रेंथ यानी शक्ति को मेजर करता है, अवायवीय क्षमता यानी एरोबिक्स कैपेसिटी को मापता है, यानी कि हवा की अनुपस्थिति में जो हम काम करते हैं, जैसे 100 मीटर 200 मीटर की दौड़, या कोई नहीं है इसका उदाहरण। तो देखिए, सबसे पहले कूपर टेस्ट को हम जान लेते हैं क्या होता है। कूपर टेस्ट एक जो होता है शारीरिक परीक्षण, यानी हमारी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, इसको मेजर करने का काम करता है। और उसमें ये क्या मेजर करता है, एंडोरेंस को मेजर करने का काम करता है, जिसकी खोज जो होता है कैनेथ एच कूपर नामक व्यक्ति, जो यूएसए मिलिट्री मैन थे, 1968 में किया था। और ये जो यूएसए की मिलिट्री थी, वहाँ के जो मिलिट्री मैन यानी फौजी थे, उनकी एंडोरेंस को मेजर करने के लिए, दमखम को मेजर करने के लिए इस टेस्ट की इन्होंने शुरुआत की थी। और इसमें क्या होता है, एक धावक को कंटिन्यू 12 मिनट तक दौड़ाया जाता है। और 12 मिनट तक अगर वो खिलाड़ी व्यक्ति दौड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो हवा का प्रयोग करेगा, ऑक्सीजन का प्रयोग करेगा। तो ये स्थिति क्या बन जाती है कि हवा
के माध्यम से वो कितना वर्क कर पा रहा है, यानी वायवीय क्षमता को मेजर करने का काम कर रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपने हमारे एक्सप्लेनेशन से निकल के आ गया कि वो एरोबिक कैपेसिटी को मेजर करने का काम करे, वायवीय क्षमता को मेजर करता है। इसमें क्या, अब वायवीय क्षमता में वो क्या मेजर करता है कि आप अपने काम के दौरान कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन को ग्रहण कर पा रहे हैं, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को मापा जाता है किसी भी काम के दौरान। ठीक। और बात करें कि तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपने देख लिया, वायवीय क्षमता होता है। ठीक। अब शक्ति किससे मेजर की जाती है? शक्ति डायनेमोमीटर एक प्रकार का इक्विपमेंट उपकरण होता है जिसके माध्यम से हम अपनी मांसपेशियों की शक्ति यानी स्ट्रेंथ को मेजर करने का काम करते हैं। फिर अवायवीय क्षमता एनारोबिक कैपेसिटी जो होता है, हमारे अवायवीय क्षमता जो होती है एटीपी तंत्र ऊर्जा पर काम करती है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए, या हमें जब हम एक्सप्लेसिव स्ट्रेंथ का प्रयोग करते हैं विस्फोटक शक्ति का, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और शक्ति क्या होती है? किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए काम करने की क्षमता ही हमारी शक्ति कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको मिला होता है वो एरोबिक कैपेसिटी मिल जाता है। क्लियर है? अब प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। संस्था के अंदर आयोजित प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? यानी कि द कंपटीशन कंडक्ट इन इनसाइड द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड, यानी तो हम क्या कहते हैं? इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल या वर्तमान, यानी इन प्रतियोगिता, यानी वर्तमान में जो हो रही प्रतियोगिता उसको इंट्रा संस्था के अंदर कहते हैं, या मैदानी प्रतियोगिता आउटडोर कंपटीशन क्या हो। ठीक। तो संस्था के अंदर यानी कि एक संस्था है, जैसे हम लोग का इंस्टीट्यूट था, उसके अंदर होने वाली प्रतियोगिता, या जब हम बीपीएड एमपीएड में थे तो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हर सप्ताह में एक दिन एक टूर्नामेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता था। उस प्रतियोगिता को हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले मैदानी प्रतियोगिता की बात करें तो आउटडोर कंपटीशन की बात करेंगे, तो इसमें हर जगह से खिलाड़ी लोग आते हैं अपनी टीम लेके, और प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक। वर्तमान प्रतियोगिता यानी कि जो फिलहाल इस समय कंपटीशन चल रहा होगा उसको हम वर्तमान कंपटीशन कह सकते हैं, जिसमें भी अनेक टीमें भाग ले सकती हैं। एक्स्ट्राम्यूरल और इंट्राम्यूरल दो मुख्य टूर्नामेंट होते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट का मतलब होता है चरदीवारी से बाहर की टीम भी पार्टिसिपेट कर सकती है, जैसे हमारा स्कूल होता है। ठीक। तो एक स्कूल जो होता है दूसरे स्कूल के यहाँ या दूसरे स्कूल में जाके कोई भी मैच या प्रतियोगिता खेलती है तो एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट कहलाता है, यानी कि अलग अलग जगहों से टीमें आकर किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती है तो वो एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट कहलाता है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल ये बताता है कि एक चहरदीवारी के अंदर उसी के लोगों द्वारा प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया जाता है, वह इंट्राम्यूरल होता है। चाहे जैसे हम बीपीएड एमपीएड में एग्जाम्पल दिए कि हम लोग का हर वीक में एक दिन रखा जाता है, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, वही इंट्राम्यूरल कहलाता है। अगर और उसी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में एक स्पोर्ट वीक मनाया जाता है जिसमें यूनिवर्सिटी के पूरे डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो क्या होता है यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो इंट्रामुरल हुआ क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के सिर्फ डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के लिए वो एक्स्ट्रा म्यूरल हो जाता है। हमारे डिपार्टमेंट के लिए इंट्रा म्यूरल जो टूर्नामेंट होगा वो हर वीक में एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यानी कि संस्था के अंदर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता इंट्रा म्यूरल प्रतियोगिता कहलाती है। अब प्रश्न संख्या 5 है कि खेल प्रतियोगिता आयोजित प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत होता है, यानी कि एक हमारा प्रबंधन होता है। प्रबंधन का मतलब दो शब्द सुनिए, प्रधन बंधन, यानी पहले से ही, प्रमिस पहले से और बंधन मिस बांध देना होता है, यानी किसी भी काम को करने से पहले एक क्षेत्र तैयार कर दिया जाता है, उसी को प्रबंधन कहते हैं। ठीक। उसका सिद्धांत क्या होता है? द इन कंडक्ट ऑफ एनी स्पोर्ट कंपटीशन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, व्यवस्थापन, आय व्यय का लेखा और या सभी काम करता है। एक प्रबंधन का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम क्या होता है? किसी भी काम को करना होता है, उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग एक संगठन बनाना होता है। ठीक। उसका काम होता है संगठन बनाना होता है,
संगठन में लोगों को नियुक्त करना होता है, उसकी उनकी जिम्मेदारियों को बताना होता है, जिनकी जो कार्य क्षमता होती है, जिस काम में निपुण होते हैं उसके बारे में उनको काम देना होता है। फिर क्या होता है, उसके लिए योजना बनाना होता है कि हमें उस काम को, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कार्य को संचालित करना, उसके लिए पूरी योजना बनाता है। योजना बनाने के साथ साथ अब उस काम के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें कितना खर्च उठाना पड़ेगा, यानी हमें कोई सामान लाना पड़ेगा, लोगों की नियुक्ति करने की पड़ेगी, उनको उनको पेमेंट करना होगा, ठीक? तो उसके लिए खर्च लगता है, बजट की व्यवस्था करनी पड़ती है, आय व्यय का लेखा जोखा रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें एक मैनेजमेंट को करनी पड़ती है, ठीक? तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो होता है सभी। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको महसूस हो रही है समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव दीजिए, जिससे कि और बेहतर हम कर सकें यहाँ पे। तो आइए हम अगले क्वेश्चन से पहले फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए, जिससे कि चैनल ट्रेंड में आए लोगों तक पहुँचे और हमारा मेहनत भी सफल हो। तो प्रश्न संख्या 6 शब्द डबल फॉल्ट प्रयोग में आता है। द टर्म डबल फॉल्ट इज यूज्ड इन, यानी डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस और वॉलीबॉल। डबल फॉल्ट जानते हैं सबसे पहले क्या होता है? जब हम सर्विस करते हैं, देखिए सर्विस चारों खेल में दिया गया है। बैडमिंटन में भी सर्विस करते हैं, टेबल टेनिस, टेनिस और वॉलीबॉल सब में टेनिस हमें सर्विस करनी पड़ती है। जबकि जो हमारा वॉलीबॉल को छोड़ के बाकी 3 गेम हम देख सकते हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और टेनिस, इसमें एक इक्विपमेंट के माध्यम से हमें शटल को या बॉल को सर्विस करना पड़ता है, अपने हाथ से नहीं करना होता है, ठीक? तो जो डबल फॉल्ट होता है, जब हम अपने इक्विपमेंट के माध्यम से सर्विस करते हैं बॉल के ऊपर, तो वो जब बॉल हमारे ही पाले में हमारे नेट से टकरा जाती है, हमारे साइड के नेट से टकरा के हमारे पाले में ही गेंद रुक जाती है, तो उस फॉल्ट को हम डबल फॉल्ट कहते हैं। और इस प्रकार का फॉल्ट जो होता है टेनिस में, ऐसे फॉल्ट में जो फॉल्ट होता है वो डबल फॉल्ट को हम टेनिस खेल में प्रयोग करते हैं। बैडमिंटन में भी जो शटल होता है, हम जब हम सर्विस करते हैं तो हमारे साइड नेट में फंस के रुक जाता है। टेबल टेनिस में भी होता है, लेकिन उसमें डबल फॉल्ट शब्द न प्रयोग करके हम टेनिस में डबल फॉल्ट का शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें जब हम एक खिलाड़ी बॉल को सर्विस करता है, तो उस सर्विस करने के तुरंत बाद ही वो बॉल नेट में फंस के उसी पाले में रुक जाती है और वो डबल फॉल्ट और विपक्षी खिलाड़ी को 1 पॉइंट दे दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो टेनिस होता है। क्लियर है? अब प्रश्न संख्या 7 आता है हमारा। किसने ओलंपिक का मोटो दिया? हु एमंग फॉलोइंग गेव द ओलंपिक मोटो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, ओलंपिक से जुड़ा हुआ। हेनरी डिडॉन, हीटर, कुबर्टिन और सुकरात, जिसको सोक्रेट कहते हैं। सुकरात एक महान वैज्ञानिक, विचारक और दार्शनिक थे, कहाँ के? यूनान के थे। और इनके समय में अभी लेखन पद्धति नहीं थी, ठीक? इनके शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। ये सब एक महान दार्शनिक, विचारक और वैज्ञानिक थे। तो इनके समय में ओलंपिक आयोजित नहीं थे, तो इसलिए पहले ही ये चीज़ें गलत हो जाती कि सुकरात नहीं होगा। और यहाँ पे हीटर भी कोई नहीं है, ठीक? तो हीटर का नाम भी हम ऐसे ही हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं किसका? कुबर्टिन का और हेनरी डिडान का, ठीक? ये दोनों लोग हमारे आधुनिक जो ओलंपिक होता है उससे जुड़े हुए लोग होते हैं। तो जो हेनरी डिडान थे वो फ्रांस के अंदर ही एक जो चर्च था, चर्च में फादर के रूप में ये काम करते थे। और ठीक, और इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, एक शब्द था ग्रीक शब्द में, सिटियस, अल्टियस और फ्रस्टियस। सिटियस का मतलब होता था सबसे तेज, फ्रस्टियस का मतलब होता फोर्टियस है, फोर्टियस था सबसे ऊंचा, सॉरी सबसे मजबूत। और अल्टियस जो शब्द था उसका मतलब होता था सबसे ऊंचा। ये 3 शब्द जो थे एथलीट को प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ करने के लिए अभिप्रेरित करते थे। क्यों? एथलीट में क्या होता है? सबसे तेज भागा जाता है, सबसे
ऊंचा कूदना भी पड़ता है और सबसे अधिक बल लगा के हमें गोले को या शॉट पुट को या हैमर को जेवलिन को फेंकना पड़ता था। ठीक, तो इसीलिए सिटियस, अल्टियस और फर्टियस शब्द जो था हमें एक सर्वश्रेष्ठ करने के लिए मोटिवेट करने का प्रयास करता था। तो जब ओलंपिक्स आयोजन होना शुरू हुआ, ठीक होने को हुआ, तो आईओसी का गठन 23 जून 1894 को कर दिया जाता है और पहला अध्यक्ष जो होता है देमेत्रिपोस बेकल्स बनाए जाते हैं और महासचिव जो होते हैं बैरन डी कुबर्टिन बनाए जाते हैं। लेकिन ठीक, तो बाद में बैरन डी कुबर्टिन जो 1900 पहला ओलंपिक आयोजित होना था 1896 में, तब से ये ओलंपिक के आईओसी के प्रेसिडेंट बने थे। तो जब इन्होंने महासचिव पद पर था तो इनका जो था संपर्क यानी कि भेंट हेनरी डिडान नामक चर्च के फादर से होती है, जो कि दोनों एक दूसरे के दोस्त थे और पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो उन्होंने ही हेनरी डिडान ने ही इस शब्द का प्रयोग ओलंपिक्स में करने का एक ध्येय वाक्य के रूप में, ध्येय वाक्य मतलब मोटो को लगाने का विचार दिया कि जिससे क्या होता है एक एथलीट के अंदर मोटिवेशन पैदा होगी एक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। तो इसलिए इस शब्द का निर्माण जो हमारा मोटो था सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, वो हेनरी डिडान के द्वारा बनाया गया था और ओलंपिक्स में इसको 1800 जो होता है 96 में के एथेंस ओलंपिक्स में इसको लगाया गया था। तो इसका प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो कुबर्टिन थे और जो इसको मोटो देने वाले व्यक्ति थे वो हेनरी डिडान थे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हेनरी डिडान होता है। ठीक, इसके अलावा एक आदर्श वाक्य भी यहाँ पे एक हमारा आदर्श वाक्य भी चलता है। वो आदर्श वाक्य जो होता है 1908 के लंदन ओलंपिक्स में आईओसी के माध्यम से अपनाया गया था। ठीक, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे यूजीसी नेट और जेआरएफ जैसे क्वेश्चन में सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो जो एसर्शन ओरिजिन वाले होते हैं, तो एसर्शन क्या कहता है देखते हैं। बीटा ब्लॉकर ऐसे तत्व जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। बीटा ब्लॉकर आर सब्सटेंस विच रिड्यूज ब्लड प्रेशर। हाँ, बीटा ब्लॉकर जो होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, हमारे जो हृदय दर होता है उसको नॉर्मल रखने का काम करता है। तो हमारा असर्शन जो अभिकथन होता है वो सही हो जाता है। ठीक, अब हम लोग रीजन पे आते हैं कि रीजन सही है या गलत। तो जो बीटा ब्लॉकर का प्रयोग होता है वो सहनशीलता के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, और हम देखते हैं कि एक जो हमारा सहनशील व्यक्ति होता है वो बहुत कम गुस्सा करता है। यानी कम गुस्सा करने का मतलब उसका हृदय दर और रक्तचाप हमेशा नॉर्मल अवस्था में रहता है। इसलिए जो होता है ये जो कारण होता है वो अभिकथन असर्शन को स्पष्ट तो नहीं कर पाता क्योंकि जो अब दोनों एक दूसरे के अलग अलग जगह पे होते तो वो स्पष्टता इस चीज़ का देते क्योंकि हम बताते हैं कि ब्लड प्रेशर कम रहता है तभी तो एक खिलाड़ी जो होता है सहनशील होता है। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण की बात ही नहीं कर रहा है, दोनों को पूछ रहा है सही है या गलत है। तो दोनों चीज़ें सही होती है। अब ये चीज़ें कैसे सही होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बीटा ब्लॉकर का काम क्या होता है हम बताते हैं। देखिए हमारा एक अधिवृक्क ग्रंथि हमारे शरीर में जो वृक्क ग्रंथि होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होता है हमारे शरीर में एक हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जिसको हम एड्रेलिन हार्मोन्स या एपिनेफ्रिन हार्मोन्स कहते हैं। ये एपिनेफ्रिन या एड्रिनल जो हार्मोन्स होता है उसको हम फाइट एंड फ्लाई नामक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। यानी तीन नाम एक ही चीज़ एड्रेलिन या एपिनेफ्रिन को हम फाइट एंड फ्लाई नामक लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे अंदर एक डर पैदा होता है, हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी इसको देख सकते हैं कि जब हमारे अंदर डर पैदा होता है या किसी काम का लोड बढ़ जाता है अचानक तो हमारे शरीर में भी ऊर्जा का लेवल अचानक बढ़ जाता है। ये कहाँ से हुआ ऊर्जा का लेवल बढ़, यही एपिनेफ्रिन हार्मोन या एड्रेलिन हार्मोन्स हमारे लीवर को जाके उत्तेजित करता है कि शरीर के ऊपर लोड बढ़ रहा है या डर पैदा हो रहा है। इससे लड़ने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और ऊर्जा के रूप में क्या होता है ग्लूकोज लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो तुरंत
लीवर क्या करता है, इस हार्मोन्स की वजह से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके सीधे ब्लड में भेजना शुरू कर देता है। और ब्लड में जो ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर और हृदय का दर बढ़ जाता है और हम काम को अच्छे तरीके से संपादित कर पाते हैं। तो बीटा बीटा ब्लॉकर क्या करता है, इसी एड्रेनलिन हार्मोन्स को या एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को जाके कंट्रोल करता है। यानी कि जो एड्रेनलिन ग्रंथि होती है, अधिभृत ग्रंथि, जो ब्रिक के ऊपर दो छोटे छोटे ग्रंथि होते हैं, उसी को अधिभृत ग्रंथि कहते हैं, उसको जाके नियंत्रित करता है कि नहीं, आप एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन न करो, नहीं तो इसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और ये असामान्य अवस्था में भी व्यक्ति जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो निशानेबाजी होते हैं, जो तीरंदाज खिलाड़ी होते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर का प्रयोग करते हैं। वजह क्या होता है कि आप कंपटीशन में जा रहे हो, खेल प्रतियोगिता में, जायज़ है आपके ऊपर एक दबाव होगा, दबाव के चलते आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो उससे क्या होता है, हमारी जो मानसिक कंसंट्रेशन होता है, एकाग्रता, ये भी बिगड़ सकती है। तो इसीलिए इस प्रकार के खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, जो कि बैन है, प्रतिबंध है। तो जिससे क्या होता है, उनका जो होता है, कितना भी दबाव पड़े उसके वजह से हृदय दर सामान्य रहता है। इसके कारण पूरी शरीर की जो क्रियाकलाप है सामान्य रहती है और प्रदर्शन को अच्छा कर लेते हैं, करने में वो सक्षम होते, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है, इसलिए इसको बैन किया गया। अगर समझ में आए तो हम लोग आगे चलते हैं। अगर न इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, इसको हम अलग से टॉपिक भी बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन, ये मैचिंग करने का होता है। सबसे पहले हम इसको मैच करने की बात करते हैं। एक सूची और दो सूची। एक सूची में क्या होता है, बीमारी का नाम दिया गया है, जैसे गलसुआ, जिसको हम इंग्लिश में मम्प्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है हमारा चिकन पॉक्स, यानी कि छोटी माता होती है, छोटी माता, ठीक। और सी है शीत ज्वर। शीत ज्वर को हम मलेरिया कहते हैं, जैसे हम लोग जड़िया बुखार कहते हैं ना, अचानक ठंडा सा लगने लगना होता है। फिर इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, असंक्रमित है, इससे व्यक्ति संक्रमित नहीं होता, इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होती है। और सूची 2 में क्या होता है, उसका लक्षण या कारक के बारे में बताया गया। कारक किसके माध्यम से फैलता है, विषाणु, वायरस, तारक में सलाइवा और शारीरिक प्रतिरोध, बॉडी रेजिस्टेंस, मच्छर, मॉस्किटो। तो गलसुआ क्या होता है, मम्प्स, ये हमें छोटे बच्चों में खासकर दिखाई देता है, जैसे उनकी पैराथायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। जो थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 ग्रंथियाँ होती हैं, 4 2 जोड़े में, उसमें सूजन सा आ जाने लगता है। और गले के अंदर जो होता है, एक तार जैसे, यानी कि जैसे हमारे पास जाल होता है ना, नेट, वैसे ही आकृति का उस गले में दिखाई देने लगता है, सूजन सा आ जाने। तो उससे क्या होता है, शरीर में बुखार, उल्टी, सर दर्द जैसी समस्याएं आने लगते हैं। और हमारी जो ये, चूंकि ये ग्रंथि में होता है ना, तो इसलिए इसको ग्रंथिल जो तंत्र होता है वो प्रभावित होता है। और चूंकि इसको मम्प्स कहते हैं गलसुआ को, तो ये मम्प्स वायरस के माध्यम से फैलता है, या ऐसे कहूँ तो हम आरएनए वायरस के माध्यम से फैलता है, ठीक। लेकिन ये दिखता किस प्रकार का होता है हमारे अंदर, तारमय के रूप में, स्लाइवरी के रूप में, जैसे नेट होता है ना, उसमें बहुत से जाल टाइप का, उस प्रकार का दिखाई देने लगता है। इसलिए इसकी जो मैचिंग हो जाती है वो तारमय के रूप में मैच की जाती है। इसका आप ए का आप 2 नंबर से मैच करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं छोटी माता, चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स को छोटी माता कहते हैं, और ये हमारे बेरियोला जो वायरस होता है, बेरियोला वायरस के माध्यम से एक छोटा बच्चा, करीब 10 वर्ष तक के बच्चों को, 12 वर्ष के बच्चों को देखने को मिलता है कि उनके स्किन पे, त्वचा पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और उसके साथ ही उनके अंदर बुखार सा आने लगता है। तो इसमें त्वचा प्रभावित हो जाती है और ज्वर भी आता है, और ये एक व्यक्ति के दूसरे बच्चे से सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसीलिए देखते हैं, जब जिनको भी चेचक वगैरह होता है, तुरंत उनको क्या करता है, दूर कर दिया जाता है, अन्य लोगों से अलग रखने की व्यवस्था कर दी जाती है। और ये बेरिसोला नामक वायरस से फैलने का काम करता है। तो इसलिए इसकी मैचिंग वायरस से कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं सी की शीत ज्वर। मलेरिया क्या होता है, देखिए मलेरिया कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, क्योंकि ये न तो वायरस से फैलता है, न तो
बैक्टीरिया से फैलता है, ये फैलता है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ मतलब एक परजीवी होता है, और चूंकि ये कौन सा परजीवी से फैलता है, प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर होते हैं वो इसको फैलाने का जिम्मेदार होते हैं, इसलिए स्वीट ज्वर का मैचिंग हम मच्छर से करते हैं। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं, असंक्राम्यता, यानी इम्यूनिटी हमारे शरीर में क्या कर। इम्यूनिटी का मतलब ही होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इम्यूनिटी क्या होती है कि किसी भी शरीर में रोग को फैलने से रोकती है, यानी किसी भी रोग से संक्रमित होने से हमें बचाती है, इसलिए इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में देखा जाता है। तो हमारी मैचिंग देखिए, ए का मैच जो होता है तारमय से होता है, यहाँ तारमय दो लोगों से मैच कर रहा है, ए और डी में। ठीक, अब हम आते हैं बी को मैच करके देखते हैं। तो बी जो होता है हमारे एक नंबर को मैच करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये बी मैच कर रहा है। ठीक, अब सी जोर किसको मैच कर रहा है, 4 नंबर को मैच कर रहा है। हमारी असंक्राम्यता इम्यूनिटी जो होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मैच कर। इस तरह से हमारा जो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है और आपको इससे लाभ मिलता है तो ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक एक तो बनता है। अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो आप एक सेकंड में इतना काम तो कर ही सकते। तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये प्रश्न देखिए हमारे सीरीज को मिलाने वाला है कि जो ऑक्सीजनेटेड रक्त संचरण का क्रम होता है, किस प्रकार से हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड रक्त चलता है। दो प्रकार के रक्त की बात यहाँ हम करेंगे, एक डी ऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, और दूसरा ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारे शरीर में लंग्स से शुरू होता है, ठीक, और डीऑक्सीजनेटेड रक्त जो होता है हमारे शरीर में लंग्स में जाके ख़त्म होता है। ठीक, क्योंकि वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन ले लिया जाता है। तो जब लंग्स से का ऑक्सीजन ले लिया जाता है तो रक्त ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर वो क्या करता है कि सीधे हमारे लेफ्ट आर्टियम यानी कि जो बायां अलिंद होता है उसमें प्रवेश करता है। तो बायां अलिंद में प्रवेश करने के बाद कहाँ जाता है, वो बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में यानी बायां निलय में प्रवेश करता है, और बायां निलय के बाद वो क्या हमारे आर्टरीज अरोटा में प्रवेश करता है। अरोटा के बाद अनेक शाखाएं फूटती है, वो आर्टरीज कहलाते हैं, और आर्टरीज में जाता है। और जो हमारा शुद्ध रक्त नलिकाएं होती हैं उसके अंतिम भाग कैपिलरीज कराती है, जहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कोशिकाओं को दे दी जाती है। वो कैपिलरीज कराती है, वो रक्त नलिकाओं का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है। तो इसी को हम मैच करेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ पहले होता है, सबसे तय करेंगे। पहले तो ये भेंस में होता नहीं है, जैसे हम ऑप्शन ए की बात करें तो ये भेंस यहाँ पे प्रयोग होला, इसलिए ये गलत हो जाता है। अब देखिए जो यहाँ पे देखिए दायां निलय शब्द होता है, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे देखिए बेनाकावा का प्रयोग किया है, डीऑक्सीजनेटेड रक्त होता है। ठीक, ऑप्शन डी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी बेनाकावा का बात कर रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। अब हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजनेटेड रक्त संचरण किस में हो रहा है, बायां लिंद में आया फेफड़े के बाद, फिर बायां नीलय में गया, बायां नीलय से अरोटा में गया, लेकिन अरोटा का नाम न देके यहाँ पे आर्टरीज दिया। तो अरोटा जो होता है अनेक छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाते हैं, उसी को हम आर्टरीज कहते हैं। और आर्टरीज जो होते हैं और छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जहाँ के बाद हमारा शुद्ध रक्त नलिकाएं खत्म होती है, उसे कैपिलरीज कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो हमारा ऑप्शन सी होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर हमारी मेहनत आपको काम आए तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, हम लोग को एक मोटिवेट मिलता है एक बढ़िया बेहतर काम करने के लिए। इसके बाद हम जो वीडियो ला रहे हैं वो होगा हमारा जो खेल और शारीरिक शिक्षा है उसको कैसे संवैधानिक परिप्रेक्ष्य से अधिकार दिया गया, इसके बारे में हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो बेल बटन दबाना न भूलिएगा ताकि आपको सूचना तुरंत मिल जाए। तो इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।